गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर। आज हम हमारी संस्कृत की क्लास की सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में एक और बार और पेपर्स सॉल्व करेंगे। डिफरेंट पेपर्स इसमें इंक्लूड किए हैं। ये तो 2021 में हुआ ही पेपर है। इससे क्या होगा कि जो हमने पढ़ा है अब तक में सिलेबस इंक्लूड करके सारा जो संस्कृत का, उसमें ये कि हमने जो पढ़ा है वो हम पेपर सॉल्व करने के लिए किस तरह से यूज करेंगे, उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये पेपर रेडी करा है। मतलब पेपर रेडी नहीं करा, मतलब ये पेपर हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमें कहाँ ध्यान देना है, कैसे पेपर लिखना है, उस चीज को भी हम इंक्लूड करेंगे इसमें। ठीक है, तो तरह तरह के पेपर हैं। पेपर का जो वो होता है अलग रहता है। कहीं कहीं जैसे किसी कॉलेज में 15 क्वेश्चन 2 नंबर होते हैं, फिर 5 नंबर के, 5 नहीं 6 प्रश्न 5 नंबर के, और उसके बाद में 3 प्रश्न, 4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो 10 के होते हैं। कहीं इस तरह से 20-20 के 5 स्टैक बने होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरह के मार्किंग के अंदर अलग अलग प्रश्नों को समाहित करने की कोशिश की जाती है। कुल मिला के छोटे प्रश्न बनते हैं, मध्यम प्रश्न बनते हैं और बड़े प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो जो छोटे प्रश्न है जिनके अंदर हम ले सकते हैं प्रकृति प्रत्यय के, संधि के, समास के, वाच्य परिवर्तन का सिंगल क्वेश्चन पूछ लिया इस तरह के। और अगर कोई क्लस्टर लेना है तो उसमें बड़े प्रश्नों का ही हो जाता है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि मान लो जैसे ये है 10 प्रश्न है, छोटे छोटे, दो नंबर का एक एक। ठीक है, जितने हम प्रश्न सॉल्व अच्छे से कर पाएंगे उतने हम मार्किंग, ये क्या है ना, मार्किंग बेस्ड होते हैं। इनमें क्या रहता है कि छोटा प्रश्न अगर आपने एक ठीक किया है तो 2 नंबर मिल गए। अगर छोटे छोटे प्रश्नों को खूब सारा स्टैक आपने अच्छी तरह से एकदम सॉल्व कर दिया है तो मार्किंग अच्छी होती है। यहाँ ये ध्यान रखना होता है। तो फिलहाल हम सबसे पहले इस पेपर का पहला प्रश्न उठाते हैं अनुवाद का, और दूसरा है शुद्धिकरण का। ठीक है, अनुवाद और शुद्धिकरण एक अच्छा पेपर का वो पोर्शन लेते हैं। और व्याकरण जो हमने पढ़ी है उसमें खास तौर से क्या प्रत्यय, कारक, शब्द रूपों का और धातु रूपों का खास तरह से यूज, शब्द रूप, धातु और हाँ वाच्य भी, ये ऐसी चीजें हैं जो अनुवाद में अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से जरूर काम आते हैं। मतलब इनको हम इनके टॉपिक के हिसाब से तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, पर ये पढ़ेंगे तो हम अनुवाद भी कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते। तो अनुवाद और शुद्धिकरण ये ऐसे चीजें हैं जिनमें ये चीजें बहुत काम आती हैं। ठीक है, शुद्धिकरण में हमें लिंग, वचक, कारक, इस तरह की चीजें ढूंढनी होती है, जो शुद्ध एक बार अनुवाद और शुद्धिकरण की क्लासेस में मैंने काफी डिस्कस किया है, और फिर भी यहाँ फिर से देख लेंगे। पहला प्रश्न है, आयुर्वेद प्राणी मात्र हित की कामना करता है। अगर हम इसका करेंगे तो सबसे पहले सिंपल बात है, हमें कर्ता उठाना है, क्रिया को उसके हिसाब से चलाना है, कर्म का कर्म करण संबंधित इत्यादि को उनकी उनकी विभक्ति में ढालना है। तो यहाँ कर्ता कौन है, कामना करने वाला कौन है, ये क्रिया है कामना करना, कामना करने वाला कौन है, आयुर्वेद। तो आयुर्वेद हो गया हमारा कर्ता, आयुर्वेद। चूंकि ये कर्तृवाच्य है तो कर्ता के अंदर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है। ठीक है, फिर प्राणी मात्र के, तो प्राणी मात्र के होगा तो प्राणी मात्र से। ठीक है, हित की कामना कर रहा है तो हितार्थम या हितार्थीन कामयति, हितार्थीन कर सकते हैं या हितार्थम भी कर सकते हैं, हितार्थम कामयति, कामना करता है। ठीक है, अब कहीं कहीं हमें धातु मिलती है, जैसे ये काम धातु कोई, यह नहीं नहीं मिलती है ना, तब हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ कामना लिखा है, कामना करोति। ठीक है, ऐसे भी काम चला सकते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें, दोनों में अर्थ समान ही आएगा। यहाँ धातु और इत्यादि के अंदर हम एक देख सकते हैं कि कई धातुएं भूतकाल में होती है, तो हम प्रत्यय लगा के भी काम चला सकते हैं उनको, हम सामान्य शब्द रूप में चलाकर। तो इस तरह की चीजें होती है। तो एग्जैक्ट इसका कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ जो हमने सेंटेंस लिखा है शुद्धि नहीं होनी चाहिए, कारक, लिंग, वचन इत्यादि की। क्यों, क्योंकि हमने जैसे आयुर्वेद है ये एक वचन है, तो इस यहाँ से यहाँ पर भी ये एक वचन ही आएगी, क्रिया भी। तो ऐसी इस तरह की जो लिंग, वचन, कारक इत्यादि की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए वाक्य के अंदर,
अर्थ सही आने चाहिए, तो अपने आप हमारा ट्रांसलेशन प्रॉपर होगा। जरूरी नहीं है कि इसका ट्रांसलेशन सिर्फ यही पॉसिबल है, नहीं, इसके 3-4 सेंटेंस बनाने पॉसिबल हैं जो इस लाइन का अर्थ बिल्कुल प्रॉपर करेंगे। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि वाक्य में अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वाक्य में अशुद्धि का ध्यान खास तौर से रखना है, उसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी धातु यूज कर रहे हैं, यहाँ काम नाम करोति लिख रहे हैं या कामिति लिख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर है प्रकृति संरक्षण दीर्घायुष्कर होता है। तो दीर्घायुष्कर होता है, क्या होता है? प्रकृति संरक्षण। तो ये हुआ प्रकृति संरक्षणम। प्रकृति संरक्षणम। अब क्या है कि प्रकृति संरक्षण को एक साथ हमने जोड़ के पृथक लिखा है, तो हम प्रकृति संरक्षणम लिख दिया, एक ही विभक्ति लगा दी। लेकिन अगर हम इन दोनों को अलग करेंगे तो फिर हमें यहाँ हमने ये समुचित शब्द लिख दिया। समुचित शब्द लिखने का फायदा ये होता है कि हमें खाली एक ही विभक्ति लगानी पड़ती है, वरना हमें यहाँ पे प्रकृति के अंदर षष्ठी लगानी पड़ेगी, संरक्षण के अंदर प्रथमा लगानी पड़ेगी, इस तरह के लिए झंझट करने पड़ेंगे। तो यहाँ हम इस तरह से काम चला सकते हैं। फिर है दीर्घायुष्कर, तो दीर्घायुष्करम द्वितीय विभक्ति एक वचन, ठीक है। दीर्घायुष्करम भवति, प्रकृति संरक्षणम दीर्घायुष्करम भवति, ठीक है। तो आधुनिकता की दौड़ में हम दिशा विहीन होते जा रहे हैं। तो दिशा विहीन कौन हो रहे हैं? हम हो रहे हैं। तो यहाँ कर्ता हम है, ठीक है। तो वयम हो जाएगा। फिर दौड़ है आधुनिकता की, तो आधुनिकतायाम। अगर दौड़ नहीं आ रहा है ना तो सिर्फ आधुनिकतायाम लिख दो, दौड़ का अर्थ नहीं पता चल रहा है, आधुनिकतायाम लिख दो। शब्द का अर्थ बराबर निकलना चाहिए और मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, यही ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसके अंदर वयम आधुनिकतायाम दिशा विहीनम भवन्ति, नहीं भवन्ति नहीं होगा, भवावह, उत्तम पुरुष बहुवचन। कर्ता कौन है? वयम है ना। जब उत्तम पुरुष आता है कर्ता, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष में चलेगी। यहाँ ध्यान रखना है, क्रिया के अंदर पुरुष के संबंधित गलती नहीं करनी है। कई बार ऐसा होता है कि हमने यहाँ प्रथम पुरुष के हैं, प्रकृति संरक्षण वगैरह वगैरह, ये प्रथम पुरुष के हैं, तो यहाँ पर प्रथम पुरुष की एक सीधी सीधी बात है, जब भी मैं आएगा तब उत्तम पुरुष चला दो, जब तुम आएगा तो तुम भगवान, इस तरह की कुछ चीज आती है। नहीं, भगवान तो फिर भी क्या होता है, प्रथम पुरुष चलाता है। युष्म की विवक्षा करे, युष्म शब्द हो या युष्म की विवक्षा करे तो हमें मध्यम चलानी है। अस्मत् शब्द या अस्मत् की विवक्षा हो तो हमें उत्तम चलानी है। उसके अलावा सब जगह हम प्रथम पुरुष चला सकते हैं, पर यहाँ इन दो जगह खास तौर से ध्यान देना है। कई बार हम जल्दी जल्दी में पुरुष का ध्यान देना भूल जाते हैं, पुरुष और वचन का, ठीक है। क्रिया के अंदर लिंग नहीं होता। फिर है मानव जीवन 100 वर्ष का होता है। तो कौन होता है? तो है वो है मानव जीवन, तो मानव जीवनम। अलग अलग करेंगे तो मानव से जीवनम, ठीक है। 100 वर्ष है तो शतम, शतम वर्षम, 100 वर्ष का, ठीक है, भवति होता है। तो मानव जीवनम शतवर्षम भवति। फिर है सद्व्रत पालन करने वाला मनुष्य शतायु होता है। तो सद्व्रत पालन करने वाला, जो करने वाला है, तो जो सद्व्रत पालन करता, यहाँ ये लिख सकते हैं, ठीक है। सद्व्रत पालन करता। अब चूंकि ये कर्ता जो है वो कर्तृ शब्द का प्रथमा एक वचन है, ठीक है। तो यहाँ हमें विसर्ग वगैरह नहीं लगाना, कर्तृ शब्द का प्रथमा एक वचन कर्ता होता है। तो सद्व्रत पालन करता मनुष्य, प्रथमा एक वचन इसमें भी लगा दिया। शतायु, तायु, यहाँ द्वितीय एक वचन लग गया, भवति, ठीक है। जब भी क्रिया का इप्सित कुछ कर्म है तो उसको कर्म बनाना है और उस कर्म में हमें द्वितीय का प्रयोग करना है, ठीक है। जो करने वाली चीज है, यानी ये विशेषण है और ये विशेष्य है, ये हमारा कर्ता है। मनुष्य शतायु हो रहा है, ठीक है। क्रिया किस पे है? मनुष्य पे। मनुष्य शतायु हो रहा है, इस मनुष्य का विशेषण है सद्व्रत पालन करने वाला, तो इसकी और इसकी विभक्ति लिंग वचन सेम होगा, ठीक है। इसका और इसका विभक्ति लिंग और वचन तीनों सेम होगा। उसके बाद में
इसकी पुरुष, इसका पुरुष और वचन दोनों इसके अकॉर्डिंग चलेगा। फिर जो ये हमारा बच्चा, ये जिस हिसाब से है उसका वचन लगा देंगे, और यहाँ पर जो उसकी स्थिति है, जैसे यहाँ पर ये कर्म था, इप्सित था, इसलिए कर्म था तो द्वितीय लगा दी। अदरवाइज हम कहीं करण, कहीं अपादान, कहीं संप्रदान इत्यादि का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थी हिंदी से संस्कृत अनुवाद। फिर है हमारा दूसरा प्रश्न, जिसमें हम 5 प्रश्न है, जहाँ संस्कृत के वाक्य हैं, जहाँ हमें शुद्धिकरण करना है। शुद्धिकरण में हमें सबसे पहले चीजें देखनी होती है कि वहाँ शब्दों के अंदर लिंग, वचन, कारक, क्रिया का पुरुष, इन सब के अंदर अशुद्धि होती है यूजुअली। तो जैसे हम यहाँ देखें, निधनः द्रपात धनम याचते। अभी यहाँ बाकी सब कुछ ठीक है, निर्धनः एक वचन है, ये भी एक वचन है, ठीक है, ये प्रथम पुरुष है, सब चीज सही जा रही है, लेकिन गलती कहाँ हो रही है पता है? ये याच जो धातु होती है, मैंने बताया है, ये होती है द्विकर्मक। द्विकर्मक धातुओं में एक तो धन और जिससे धन लिया है वो दोनों, याचना के अर्थ में ये दोनों ही कर्म होते हैं, और यहाँ इस हिसाब से नृप हुआ कर्म। और जब नृप कर्म है तो इसका रूप चलना चाहिए नृपम। ठीक है, पंचमी विभक्ति नहीं आएगी फिर इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो निर्धनः नृपम धम धनम याचते, ये इसका सही होगा। ठीक है, और यहाँ रीजन क्या हुआ? यहाँ हुआ याच धातु के द्विकर्मक होती है और यहाँ दो कर्म होने चाहिए। तो नृप है ये कर्म, इसकी कर्म संज्ञा होगी और इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। फिर दूसरा, रामस्य सह लक्ष्मणम वनम अगच्छत। अब यहाँ सह के साथ में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, यहाँ षष्ठी हो रही है, यहाँ हमें रामेण लिखना है, रामेण सह लक्ष्मण वनम अगच्छत। बाकी सब सही है। कहीं क्या होता है ना कि जहाँ विभक्ति की है वो सीधे पता चल जाएगा, वहां वो नहीं है, तो लिंग, वचन, कारक जो भी हो रहा है वो सब कुछ देख लेना है। ठीक है, फिर है रमेश नेत्र से कारण अस्ति। अभी क्या है, ये नांग विकार, ये नांग विकार, ये सूत्र क्या कहता है कि तृतीया होगी, जिस अंग से विकार हो रहा है उस अंग में तृतीया का प्रयोग करेंगे हम। तो यहाँ नेत्रेण विकार, नेत्रेण कारण होगा। रमेश, रमेशः नेत्रेण काणः अस्ति। ठीक है, नेत्रस्य नहीं होगा, नेत्रेण काणः होगा। ये अभी कारक संबंधित अशुद्धि थी। फिर मोहना मम मित्रः अस्ति। अब यहाँ क्या लिखा है? मित्रः, लेकिन यहाँ कौन सी अशुद्धि है? यहाँ लिंग संबंधी अशुद्धि है। मित्र शब्द हमेशा नपुंसक लिंग में चलता है, और नपुंसक लिंग में, ठीक है, पहला, दूसरी चीज, तो वहां नपुंसक लिंग में प्रथमा एक वचन भी नेत्रम होता है, और दूसरा यहाँ पर कर्म संज्ञा होनी चाहिए इसकी, तो यहाँ ये भी अशुद्धि है। तो यहाँ यूं आंसर आएगा यहाँ मित्रम, मोहना मम मित्रम अस्ति। ठीक है, मित्र के अंदर अगर प्रथमा एक वचन हो ना तब भी मित्रम ही आता है, और यहाँ तो द्वितीय एक वचन होनी चाहिए थी। तो यहाँ कारक की और लिंग की दोनों की अशुद्धि है। ठीक है, फिर है विद्यालय से परित्य उद्यान अस्ति। अब यहाँ बताऊं तो विद्यालय, अभितः, परितः, इन सब के साथ में द्वितीय चलेगी, तृतीय चलेगी और पंचमी चलेगी। ये 3 विभक्तियां इसमें यूज होती है, अभितः, परितः, इन सब के साथ में। ठीक है, और यहाँ कौन सी है? षष्ठी है, ध्यान में रखना, यहाँ षष्ठी अलाउड नहीं है। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ हम विद्यालयम परितः उद्यानानि अस्ति लिख सकते हैं, यहाँ हम विद्यालयेन परितः उद्यानानि अस्ति लिख सकते हैं, और यहाँ विद्यालयात परितः उद्यानानि अस्ति। तीनों सही होंगे, लेकिन विद्यालयस्य सही नहीं होगा। ये हो गई अशुद्धि निवारण, इस तरह से करते हैं हम। ठीक है, फिर है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, ये 20 नंबर का प्रश्न हो गया हमारा पहला। फिर हम दूसरा, ये भी 20 नंबर, ये 4 प्रश्न है, अलग अलग पार्ट है, सब में 4-4 पार्ट है, 2-2 नंबर के। ठीक है, और इन 5 के अंदर तो 5 चौक 20, दोनों नंबर के 40 प्रश्न नंबर का ये प्रश्न हो जाता है। अब इसको कैसे करेंगे? तो विच्छेद करते हुए सिद्ध करना है। सारे के सारे यहाँ विच्छेद लिखा है, वरना कई बार है ना सिर्फ सिद्ध लिखा होता है, तो वहां पर हमें संधि, समास, प्रत्यय किसी के भी शब्द मिल सकते हैं, लेकिन जहाँ विच्छेद लिखा है तो मतलब पक्के सारे संधि के होंगे। ठीक है, सिद्ध करना है, विच्छेद करते हुए सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है इसका मतलब है कि हमें साथ के साथ क्या लगाना है? सूत्र लगा देना है। तो अद्यव, इसका विच्छेद होगा अद्य एव, वृद्धि संधि हुई है और सूत्र होता है वृद्धि रेचि।
फिर दूसरा वागीश, वाक ईश। यहाँ ककार को गकार हुआ है, जशत्व संधि हुई है, व्यंजन संधि है। ठीक है। झलाम जशो जशी, या जलाम जशो अंते, यहाँ जलाम जशो अंते का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पीछे ये है ना स्वर, तो इस वजह से इस ककार को गकार हो जाता है। वर्ग के प्रथम अक्षर को तृतीय अक्षर हो जाता है, तो वाक ईश का हो जाता है वाग ईश, और फिर उसको मिक्स करते हैं तो हो जाता है वागीशा। फिर है हरिम वंदे, तो इसका होता है विच्छेद हरिम वंदे। इस मकार को अनुस्वार होता है, अनुस्वार संधि है। ठीक है। फिर है मनोरथ, तो यहाँ है मनस रथ, ये विसर्ग संधि है। सकार को ऋतु होगा, ऋतु को उतु होगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिर दूसरा रोल आता है कि इस उ को किसके इसको गुण आदेश हो जाता है। गुण आदेश होने का मनोरथ हो जाता है। ठीक है। फिर है नेक्स्ट विग्रह पूर्वक समास निर्दिष्ट करें। ये क्या थे? संधि सारे। ठीक है। तो 2 चौक 8, 8 नंबर की संधि थी। फिर आते हैं विग्रह पे, तो ये वैसे के वैसे 8 नंबर का समास है। समास कैसे करेंगे? पहला है अधिकोपम, तो यहाँ पहले सिंपल हमने 5 तरह के समास पढ़े थे। ठीक है। पांचों समासों के अंदर क्या था कि जिसमें कोई नियम नहीं लग रहा वो केवल समास, जिसमें प्रथम पद प्रधान हो, मतलब ये द्वितीय पद प्रधान अव्यय भाव जिसमें पहला अव्यय होता है। ठीक है। दूसरा और जिसमें दोनों पद प्रधान हो वो द्वंद्व, उभय पद प्रधान, अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि। ठीक है। प्रथम पद प्रधान वो तत्पुरुष, तो अव्यय तत्पुरुष बहुव्रीहि द्वंद्व और केवल समास। इस तरह से 5 पार्ट होते हैं। तत्पुरुष के कर्मधारय होता है एक अंग, और कर्मधारय का एक अंग द्विगु होता है। ये चीजें हमने देखी थी। अभी यहाँ है अधिगोपम। यहाँ पहला क्या है? पद अव्यय भाव, अव्यय है, पहला पद अव्यय है तो ये हो गया अव्यय भाव समास। ठीक है। तो गोपम समीपम, गोप के समीप अधिगोपम। ठीक है। ये हो गया इसका विच्छेद। कैसा? लौकिक विग्रह हुआ। ये लौकिक विग्रह, ये समास का नाम। फिर है दूसरा शोक पतिता, तो यहाँ शोकेन पतिता हो गया लौकिक विग्रह, समास हो गया तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष है ये? तृतीय तत्पुरुष। फिर है आयुर्वेद स्नातक, तो आयुर्वेद, आयुर्वेद से स्नातक षष्ठी तत्पुरुष होगा। ठीक है। फिर है कोशनम। ठीक है। इसके अंदर है कर्मधार है, इस तरह से। फिर है शब्द रूप। ये शब्द रूप के ऊपर 8 नंबर के प्रश्न। पहले सखी शब्द का चतुर्थी विभक्ति लिखना है, तो सखी शब्द में चतुर्थी विभक्ति, तो अगर हम सखी शब्द लेंगे तो इसकी चतुर्थी विभक्ति होती है। एक बात है, सखी ऐसा शब्द है जिसके बाकी के जो इकारांत होते हैं ना, हरि, इनकी तरह नहीं चलते, शब्द अलग चलते हैं, क्योंकि घी संज्ञा नहीं होती उसकी। शेषो घी सखी से घी संज्ञा बाकी सबकी हो जाती है रसोई करांत की, लेकिन सखी की नहीं होती, इसलिए इसके रूप थोड़े अलग चलते हैं, इसको याद ही अलग से करना पड़ेगा। और वैसे इसके चतुर्थी के शब्द रूप होते हैं सखिये, सखीभ्याम, सखीभ्य। ये जो द्वितीय और बहुवचन होते हैं ना, तृतीय चतुर्थी और पंचमी के, इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं आता है। यहाँ लिखने में कुछ दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर बिना सोचे समझे भी पीछे भ्याम और भ्यस लगा के काम चला सकते हैं। फिर है सख्य। अभी जब यहाँ अगर नॉर्मल आता तो व्याध है, ये जैसे व्याधि का व्याध है ये होता है, इसका सख्य हुआ है, आधा हो गया है खा। वरना वही अगर हरित होता तो यहाँ हर ये होता, न कि हरिये। ठीक है। ये डिफरेंस पड़ता है हरी और सखी के अंदर। हरी सखी क्या, बाकी सब और सखी के अंदर है। जो रसोई कारांत जितने भी है
उसकी तरह सखी के रूप नहीं चलते हैं, अलग चलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। फिर है पितृ शब्द की प्रथमा विभक्ति। तो सबसे पहले आता है पिता, दूसरा है पितरौ, पितरः। ये पितृ शब्द की प्रथमा विभक्ति हो गई। फिर है रमा शब्द की षष्ठी विभक्ति। रमा शब्द होता है आकारांत स्त्रीलिंग। इसके शब्द रूप जितने भी आकारांत चलेंगे ना, सबके सब इसकी तरह ही चलेंगे। ठीक है, और जो मातृ शब्द है वो स्त्रीलिंग होता है, लेकिन उसके शब्द रूप बिल्कुल किसके जैसे होंगे? पितृ के जैसे, कोई फर्क नहीं होता। तो यहाँ जरूरी नहीं है रमा शब्द की षष्ठी विभक्ति होती है रमायाः, रम रमयोः, रमानाम। अब यहाँ सीधा सीधा ध्यान रखना, ये णकार उस उसमें होगा जहाँ र और श, कौन सा मूर्धन्य श, ये वाला, या र जिस शब्द के अंदर होगा उसके अंदर ये ण हो जाएगा, बाकी सब में न रहेगा। फिर है गुरु शब्द की सप्तमी विभक्ति। तो गुरु होता है हमारा उकारांत पुल्लिंग। ठीक है, इसके और हरि के रूप में बस इतना फर्क होता है, जहां उसमें ई है वहां इसमें उ है, और जहां उसमें व है वहां इसमें य है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसलिए हम ये इकारांत और उकारांत इनके शब्द रूप कुछ कुछ सेम चलते हैं, बाकी मैंने पढ़ा है वहां देख लेना अच्छी तरह से। तो इसकी सप्तमी विभक्ति होती है गुरौ, गुर्वोः, गुरुषु। ठीक है, अब यहाँ इसमें भी शकार होगा या सकार होगा, इस चीज का इस बात पे डिपेंड करता है कि वहां पर एक प्रत्याहार है या नहीं, किसमें? आगे वाले पोर्शन में। ठीक है, फिर है धातु। भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष। भू धातु के लोट लकार का मध्यम पुरुष। भू धातु के लोट लकार में चलते हैं हमारे भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवताम, भवत, भवानी, भवाव, भवा। इसका हो जाएगा भव, भवताम, भवत। फिर आता है दृश्य धातु लट लकार, तो दृश्यति, दृश्यता, दृश्यंती हो गया। पट धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष, तो पठती, लंग लकार अपठता, पठता, मठ, अपठन। क्री धातु लृट लकार, लृट लकार के चलते हैं करिष्यति, करिष्यता, करिष्यन्ति। तो इस प्रकार से ये शब्द रूप हो जाएंगे। तो जैसे शब्द रूप चलते हैं, अगर हमें पता है किसी भू धातु के भी पता है, बाकी सब कैसे चल जाएंगे। एक दूसरा ये रहता है कि हमें इसका लट जाए तो दृश्यति नहीं होता है, यह होता है पश्यति। तो ये जो एक दो छोटी छोटी डिटेल और ध्यान में रखना कि दृश्य धातु के रूप चलते हैं पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। ठीक है, इसका तो पता भव, भवतम, भवत हो जाएगा। और पठ धातु है, पठ धातु के पठ की पढ़ता पढ़ता इसी चलते चलते लंग लगा के अपठता पढ़ता अपठन हो जाएगा। और कृ धातु के करिष्यति, करिष्यतः, और वही अगर लट लगा रहे होंगे तो करोति, करोता, कुर्वन्ति, इस तरह से चलते हैं। ठीक है, फिर है सूत्रों को उदाहरण व्याख्या। तीसरा प्रश्न हमारा, 3-4 सूत्र हैं, का उदाहरण व्याख्या करने हैं, यानी सूत्र के अर्थ भी हमें आने चाहिए। कुछ मेन सूत्र पूछे जाते हैं, मैंने पढ़ाते टाइम बताया है कौन कौन से सूत्र ऐसे हैं जिनके अर्थ यूजुअली पूछे जाते हैं। सबसे पहला है ये इको यंती, ये यण संधि का है। यहाँ यण आया है ना, यण संधि का सूत्र है ये। तो इक को यण आदेश होता है। इसका अगर हम विग्रह करते हैं ना, संधि विग्रह, तो ये हो जाता है इकः यण अच्छी। ठीक है, जब भी किसी सूत्र में सप्तमी विभक्ति होती है ना किसी पद में, वो होता है बाद में आने वाला, यानी परे हो तो। ठीक है, ठीक है, और जिसमें यहाँ पंचमी होती है वो पहले आ जाता है, तो ये हो जाता है इकः। इक के बाद पहले होगा, तो जो जिसमें पंचमी होगी वो पहले आ गया, जिसमें सप्तमी होगी वो बाद में आ गया, और ये आदेश है, यानी ये रिजल्टेंट होगा। यानी इक पहले हो और पीछे अच आ जाए तो इस इक को यण हो जाएगा। ठीक है, ये इसका अर्थ होता है। अभी इसको हम लिखेंगे कैसे? तो सिंपल सीधी बात है, अगर यूं अर्थ याद नहीं आए ना तो हमें टुकड़े करके देख लेना चाहिए। इसके लिए था लिखना सीधा सीधा कुछ नहीं, सीधा सिंपल सीधा लिखना है कि व्याख्या करनी है। तो ये सूत्र यण संधि का है। यह इक के परे अगर अच हो तो उसे यण में बदल देता है,
यण प्रत्याहार के अंदर आता है य र ल ह य व र ट। य व र ल। यण प्रत्याहार में इन चारों का सीक्वेंस ये रहता है। ठीक है। इक में रहता है ई उ री और रे। तो सीक्वेंस वही हुआ सीधा सीधा। ई को य, उ को अ, री को र और री को ल हुआ। तो हमें यह भी बताना है कि ई को यह आदेश हो जाता है, उ को वह। इस तरह की चीज हम डिटेल में लिखेंगे तो आराम से अच्छी सी व्याख्या लिख सकते हैं। ठीक है। फिर है अकह सवर्ण दीर्घ, ये दीर्घ संधि का सूत्र है। ठीक है। जब अकह सवर्ण नहीं होना चाहिए। अक यानी अक प्रत्याहार में क्या आता है? अ, ई, उ, री और रे। ये 5 अक्षर आते हैं। तो ये अगर हो और इसके बाद में इनका सवर्णी हो, इनका सवर्णी यानी अपरिवार का कोई भी अ के पीछे आए, अ के पीछे अ के परिवार का आए, ई के परिवार के पीछे ई के परिवार का आए, उ के परिवार के पीछे उ के परिवार का आए। ठीक है। परिवार क्यों भाई? अ के परिवार में 18 सदस्य होते हैं ना। 18 अ के होते हैं, 18 ई के होते हैं, 18 उ के होते हैं, री के होते हैं 18 और री के होते हैं 12। इनकी टेबल शुरुआत की वर्ण व्यवस्था वाली क्लास के अंदर और उसकी पीडीएफ में इसकी टेबल में मिल जाएगी। ठीक है। तो, तो अगर ये सवर्णी सवर्णी आगे पीछे हो, चाहे वो प्लुत भी क्यों ना हो, उसको दीर्घ ही आदेश होगा। तो वो अ के परिवार में वो दीर्घ आ होगा, ई के परिवार में वो दीर्घ ई होगा, उ के परिवार में वो उ होगा, री के परिवार में वो री होगा और री के परिवार में वो री होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको भी डिटेल में अगर लिखें कि अ के बाद में इस तरह से, तो आराम से एक लंबी सी व्याख्या लिखी जा सकती है। फिर है परसन्निकर्ष संहिता। तो यहाँ इसके पहले का सूत्र होता है हलो अनंतरा संयोग। तो यहाँ पर का मतलब क्या हुआ? अच। ठीक है। तो हमें देखना है कि अच अगर सन्निकर्ष स्थिति में हो तो वहां संहिता संज्ञा होती है। ये संहिता संज्ञा का सूत्र है। सबसे पहले हमें तो ये लिखना है कि ये यण संधि का सूत्र है, यह दीर्घ संधि का सूत्र है, यह संहिता संज्ञा का सूत्र है, यह इत्थ संज्ञा करने का सूत्र है। हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सा सूत्र विधि का है, कौन सा संज्ञा का है, कौन सा अधिकार का है। ठीक है। तो ये हलंत्यम, ये अंत्य हल की इत्थ संज्ञा करता है। किसमें? उपदेश में। और हम इसकी व्याख्या में ये भी लिख सकते हैं कि उपदेश में क्या क्या काउंट होता है। ठीक है। इस प्रकार से इन चारों की व्याख्या इजीली की जा सकती है। उसके बाद है निम्न श्लोकों की व्याख्या कीजिए। श्लोक क्या है? पहला शिराणाम तु मृदुपाकः स्नायूनां च तथा खरः आशयाभ्यास योगे न करोत्याशय संभवम्। तो शिरा मृदुपाक से शिराएं उत्पन्न होती है और उसी का खरपाक हो जाए तो स्नायु उत्पन्न हो जाते हैं। और आशया मतलब अपना स्थान बढ़ाने के का क्रम के द्वारा आशयों की उत्पत्ति होती है। ये अंगों की उत्पत्ति के विषय में जब सुश्रुत ने वर्णन किया है चतुर्थ अध्याय के अंदर, तो हमें स्टार्टिंग यहाँ से करनी है। अगर है ना हम प्रसंग अलग से नहीं लिख रहे ना, तो हमें व्याख्या की शुरुआत हमेशा प्रसंग से करनी चाहिए। प्रसंग का मतलब होता है कि किस बारे में बात चल रही है। ठीक है। तो हमारे यहाँ संदर्भ लिखने का कोई वो नहीं है। नहीं, संदर्भ भी यहाँ तो हम संदर्भ भी लिख सकते हैं। बाकी एक जगह ऐसा भी प्रश्न देखा जाए, लिखा है कि निम्न सुश्रुत के श्लोकों की व्याख्या करो, तो वहां संदर्भ लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसने पहले ही प्रश्न में संदर्भ लिख रखा है। बट फिर भी अगर हमें प्रश्न को अच्छा सुंदर लिखना है तो हमें संदर्भ प्रसंग लिख देना चाहिए। ठीक है। अगर हम डायरेक्ट व्याख्या लिख रहे हैं तो हमें शुरुआत उसकी संदर्भ से करनी चाहिए। डायरेक्ट व्याख्या के पैराग्राफ में भी पहली लाइन हमें संदर्भ की करनी है, दूसरी लाइन जैसे कि संदर्भ की कैसे कि संदर्भ यानी कहाँ से उद्धृत है कोई चीज, वो होगा संदर्भ इसका। और प्रसंग क्या होता है? किस बारे में बात चल रही थी। फिर व्याख्या यानी इस श्लोक में क्या बात चल रही है, ये इन तीनों चीजों का खास मंतव्य होता है। तो ये है सुश्रुत के चतुर्थ अध्याय से, जो जिसमें हमने अंगों की उत्पत्ति के बारे में है। जिस अंगों की उत्पत्ति के विषय में सुश्रुत शिराओं, स्नायु और आशय की उत्पत्ति के बारे में बताते हुए यह बताते हैं कि मृदु पाक से शिराएं उत्पन्न होती है, खर पाक से स्नायु उत्पन्न होते हैं। इस तरह से हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। उसके बाद है पुंडरीकेन सदृशम हृदयम स्यादतो मुखम। ये हृदय की स्थिति के ऊपर जब ये
हृदय की उत्पत्ति के बाद हृदय की स्थिति शरीर में कैसे होती है यह बताते हुए सुश्रुत ने इसका वर्णन किया है कि पुंडरीक, एक पुंडरीक जब बिना खिला हुआ रहता है तो उसकी जो स्थिति होती है बिल्कुल उसी के हृदय शरीर में स्थित रहता है। ठीक है, हृदय से अधोमुखम, अधोमुख होकर। अब जागृत तद्विकसति, ये जागृत है। ठीक है, जागृत तद्विकसति स्वपतश्च निमीलति, जागृत जागृत होने पर यह विकसित होता है, स्वपन होने पर निमीलति, मुरझा जाता है। वैसे वो उल्टा रहता है ना, पुंडरीक की तरह। और सीधी सी बात है, जब डिसेक्शन करते हैं तो हमें हार्ट इसी पोजीशन में मिलता है। तो सुश्रुत का श्लोक किस तरह से उत्पन्न हुआ होगा हम सोच सकते हैं, बट हमें यहाँ यह लिखना है कि सुश्रुत ने क्या बताने की कोशिश की है। ठीक है, पुंडरीक के सदृश, जैसे पुंडरीक की संरचना होती है उसी प्रकार उसकी सादृश्यता के साथ उन्होंने हृदय की स्थिति का शरीर में कैसे होता है वो वर्णन किया है, और उसके वर्णन करते हुए ऐसे ऐसे बताया है। इस तरह से हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। उसके बाद इसी प्रश्न का एक और अंग है, ख पाठ, चौथे प्रश्न का ही। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, यहाँ ध्यान देने की बात है। एक रेखांकित पदों पर व्याकरणात्मक टिप्पणी करनी है। अब यहाँ टिप्पणियां ना, जो सुश्रुत के शब्द है उनकी दो तरह की आती है। एक टिप्पणी आती है नॉर्मल टिप्पणी, लिख दिया टिप्पणी करनी है। तो जब हम यहाँ सिरा नाम, तो सिरा की टिप्पणी करेंगे ना, तो सिराएं कितनी होती है, कला हो गया, कला की टिप्पणी करनी है तो कलाएं 7 होती है, ये उनके नाम होते हैं। इस तरह से हम टिप्पणी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, व्याकरणात्मक टिप्पणी। व्याकरणात्मक टिप्पणी का अर्थ होता है ये जो शब्द है सिरा नाम तू, इसके अंदर क्या हुआ है। तो यहाँ सीधा सीधा है कि सिरा नाम, सिरा जो शब्द था उसका षष्ठी बहुवचन है, फिर पीछे तू है, ये सिरा नाम ऐसे था, इसके बाद में तू था, और इन दोनों की व्यंजन संधि हुई तो सिरा नाम तू बना। ठीक है, सिरा नाम प्लस तू, और ये सिरा नाम है, ये सिरा शब्द षष्ठी बहुवचन, और ये जो तू है ये एक अव्यय है। ठीक है, फिर दूसरा शब्द क्या है, स्नायु नाम, तो स्नायु षष्ठी बहुवचन। ठीक है, फिर आशय्याभ्यास योगेन, आशय्या अभ्यास, अभ्यास योगेन। ठीक है, अभ्यास योगेन के अंदर भी क्या है, अभ्यास योग शब्द था जिसकी तृतीय एक वचन है, और यहाँ इन दोनों की दीर्घ संधि हुई है। ठीक है, करोत्याशय संभव, तो यहाँ करोति जो है क्री धातु, प्रथम पुरुष एक वचन, फिर है आशय, आशय संभवन, इन दोनों के बीच में जो संधि हुई है वो है यण संधि। ठीक है, फिर पुंडरीकेन, तो पुंडरीक शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन, हृदय, हृदय शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन, जागृत तद तद तत् विकसित। ठीक है, तो जागृत तत् विकसति, तो यहाँ क्या है, जागृत और तत्, इन दोनों के बीच में विसर्ग संधि हुई है, इस विसर्ग को सकार हुआ है। ठीक है, तत् के तकार को दकार हुआ है, जब अगर दशा से जशत संधि हुई है। ठीक है, विकसति, ये दो जगह संधि है, ये इसके अंदर व्याकरणात्मक टिप्पणी होगी। और स्वपतः च, तो जो सकार था उसको पीछे वाले चकार के कारण ये शकार हो गया, ये यहाँ की संधि है। तो ठीक है, ये इसकी संधियां हो गई। अभी इसमें भी ये क्या है, आशय समूह, आशय समूह, यहाँ इसकी हम समास भी कर सकते हैं, और किसकी, अभ्यास योगेन, इसकी भी यहाँ समास कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ और यहाँ दो जगह समास भी होंगे। तो ये था ये पोर्शन। तो अब व्याकरणात्मक टिप्पणी में हम क्या क्या कर सकते हैं ये पता चल रहा है। ठीक है, फिर है श्लोकों का अर्थ। तो ये सीधा सीधा है कि हमें यह ध्यान होना चाहिए, श्लोक पढ़ते ही पता चलना चाहिए कि वो सुश्रुत से आ रहा है, या वैदिकी सुभाषित साहित्य से आ रहा है, या पंचतंत्र से आ रहा है। तो यह आयु कमय मानी ने समार्थ साधन आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय वर्मादय अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का पहला श्लोक है, और यह वैदिकीय सुभाषित साहित्य से यहाँ पर आया है। तो यहाँ वैदिकीय सुभाषित साहित्य लिखना है। ठीक है,
और वह कभी भी ये नहीं लिखना कि उसका कोई लेखक है, वह एक संकलित ग्रंथ है, वो लिखित नहीं है किसी के द्वारा, वह संकलित है। क्योंकि ये मूल रूप से यह श्लोक कहाँ से आया है? अष्टांग हृदय सूत्र स्थान एक अध्याय 1 से। तो हमें यह नहीं लिखना है कि अष्टांग हृदय, क्योंकि वो इस वक्त इसमें नहीं आ रहा, ये अष्टांग के उसमें आ जाता है। बट हाँ, हमें यह जरूर लिखना है यहाँ पर कि यह वैदिकी सुभाषित साहित्य का है। फिलहाल संदर्भ उसका ये होगा। प्रसंग क्या है? प्रसंग है कि आयुर्वेद की बताते हुए, यह बताते हुए कि आयुर्वेद का क्या कार्य है और फिर उसकी आदर करना चाहिए। तो आयुर्वेद के प्रमुख कार्य को बताते हुए उसे आदर करने की बात इसके अंदर करी है। और व्याख्या इसकी होगी कि आयु कमाए माने ना, तो इसका जो अर्थ है उसी को हमें इलेबोरेट करके लिखना है, तो वही हमारा व्याख्या होगी। तो आयु कमाए माने ना, आयु धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेद विद्या परमात्मा। तो आयु और आयु उसकी कामाए और धर्म अर्थ और सुख का साधन होता है। कौन? आयु। आयु क्या है? धर्म अर्थ सुख, इन सब का साधन है। तो उस आयु इसी और उसी आयु की कामना के कारण आयुर्वेद के उपदेशों को हमें परम आदर के साथ रखना चाहिए। यह बात बोली है, ठीक है। फिर है दूसरा, ये चरक का श्लोक है। अग्निवेश कृते तंत्र चरक प्रति संस्कृति यदि हास्तिता धन्यत्र यन्य हास्तिना तत्क्वचित। ये बोला है अग्निवेश के द्वारा कृत तंत्र है जो चरक द्वारा प्रतिसंस्कृत किया गया है, और जो यहाँ है वो कहीं नहीं है, और जो यहाँ नहीं है वो कहीं भी नहीं है। जो यहाँ है वो सब जगह है, और जो यहाँ नहीं है वो कहीं भी नहीं है, ठीक है। ऐसा है इसका। फिर तीसरा है क्वचित अर्थ क्वचित मैत्री क्वचित क्वचित वर्य क्वचित मैत्री क्वचित अर्थ क्वचित यश कर्माभ्यास क्वचित चिकित्सा नास्ति। ये अष्टांग संग्रह का श्लोक है। कभी धर्म देता है, कभी मैत्री, कभी अर्थ यानी धन, ठीक है। यहाँ क्वचित धर्म है, क्वचित कभी यश देता है और कभी कर्म अभ्यास देता है। क्वचित चित्ती है ये, ठीक है। चिकित्सा कभी निष्फल नहीं होती, ये इसका अर्थ है। अष्टांग संग्रह का श्लोक है, लेकिन ये हमारे ये चिकित्सा का अभी सिंथेसिस, जब भी इसका प्रसंग लिखेंगे ना, तो इसके जो अध्याय, जिस अध्यायों में इनका वर्णन है ना, जैसे कि इसका वर्णन है चिकित्सा का महत्व में, चिकित्सा महत्व ऐसा करके चैप्टर का नाम है। तो हमें प्रसंग के अंदर सीधा सीधा ये लिखना है कि चिकित्सा का महत्व बताने के लिए जो श्लोक उद्धृत किए उसमें से ये एक है। तो यहाँ चिकित्सा का महत्व बताया जा रहा है। प्रसंग वही है जो चैप्टर का नाम है। क्यों? क्योंकि वैदिक सुभाषित साहित्य को उसके प्रसंगों के अनुसार ही विभाजित करा हुआ है। फिर एक लास्ट प्रश्न इस पेपर का, कुदुष्टम को परिज्ञातम, यहाँ का परिज्ञात है। कुश्रुतम को परीक्षितम। देखो पेपर के अंदर कितनी गलतियां आती है। तन्निरेन कर्तव्यम नापितेन यत्कृतम। तो जो ठीक से देखा नहीं गया, जो ठीक से जाना नहीं गया, जो ठीक से सुना नहीं गया, जो ठीक से परीक्षित नहीं किया, ऐसे को किसी भी इंसान को नहीं करना चाहिए, जैसे कि नापित के द्वारा किया गया। ये इसका अर्थ हो गया। और उसके बाद में कथा लिखनी है। तो इसके द्वारा कैसे किया गया? तो शपनक कथा जो हमने देखी है, मणिभद्र नाम का एक श्रेष्ठी था जिसके पास पैसे थे, लेकिन फिर वो खत्म हो गए, जिसकी वजह से वो चिंतित रहता था। और वो सपने में ऐसा सोच के कि भाई मैं बिना धन के रहना तो किस निष्फल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा सोचते हुए सो गया। और नहीं, ऐसा ऐसा सोचते हुए उसके बाद उसने यह प्रण लिया कि अब मैं अनशन करके अपने प्राण त्याग कर दूंगा, क्योंकि ऐसा जीवन जीने से कोई अर्थ ही नहीं। ऐसा करके वो सो गया। तो उसको सपने में पद्म नामक निधि शपनक के रूप में आई, और उसने बोला मैं पद्म नामक निधि हूँ, तुम्हारे द्वारा पूर्व कर्मों में कमाई गई हूँ, और मैं तुम्हारे घर पर आकर अक्षय निधि के रूप में रहना चाहती हूँ। तो मैं अगर इस रूप में कलूंगा, मेरे सिर पे डंडे से वार करना, और मैं स्वर्ण का होकर तुम्हारे घर में अक्षय निधि के रूप में निवास होकर करूंगा। ये करके वो आई। अगले दिन सुबह वो उठा तो सपने की बात उसे याद आई। तब उसकी पत्नी ने नापित को बुलाया हुआ था, और वो नापित उसके घर में ही था। उसी टाइम सपनक आया, तो उसने सपने की बात याद करते हुए उस सपनों को बिल्कुल वैसा पाया। तो उसने उसके सिर पे लगुड़ से प्रहार किया। लगुड़ से प्रहार करने यानी लकड़ी से प्रहार करने के बाद वो स्वर्ण में बदल गया। तो उसको अंदर ले जाया, नापित को अच्छी खासी धनराशि देकर उसने अपने घर भेजा, और बोला कि किसी को कुछ मत बताना। उसने सोचा कि इस तरह की जो ये शपनक होते हैं, इनसे ये सोने में बदल जाते हैं, इसलिए उसने शपनों को अपने घर पर आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो यहाँ किसी के यहाँ जाते नहीं है, जो अपने मन से जो कुछ देता है वही उसी से हम पालन कर लेते हैं, हम किसी के यहाँ खाना खाने नहीं जाते। तो उसने उनको लोभ दिया। किसका लोभ दिया? किताबों के ऊपर चढ़ाए जाने वाले वस्त्रों का, और
इस तरह के लोभ दिए तो वो लोग मान गए। फिर वो उनके खाने का समय जब वो भिक्षा के लिए निकलते उस समय वो फिर से गया। घर पे डंडा तैयार करके फिर वापस उस समय गया, उन सबको लेकर आया। उन सबको घर में डाल के दरवाजा बंद करके, किवाड़ बंद करके और उसने डंडे से उन सबके ऊपर कूटना शुरू कर दिया। फिर शोर सुनकर वहां जैसे जो सिपाही गुजर रहे थे उन्होंने वहां आए और वहां उन्होंने आए तो देखा कि सारे जो लोग हैं वो भाग भाग के आ रहे थे, जो सपनक थे। और जब उन्होंने जब उनसे पूछा तो उसने उन्होंने उनको वृतांत क्या सुनाया, तो वो नापित को पकड़ के राजद्वार में लेके गए। वहां जब उसकी केस की सुनवाई हुई तो उसने अपनी कथा बताई, तो मणिभद्र को बुलाया गया। मणिभद्र ने आकर अपनी पूरी कथा सुनाई। तो उसके बाद में नापित को सूली पे चढ़ा दिया गया। ऐसी ये कहानी है, तो एज इट इज कहानी लिखनी है अपने शब्दों के अंदर। ठीक है, तो ये था एक पेपर। ऐसे खूब सारे पेपर है, कम से भी कम 7-8 पेपर होने चाहिए। अभी तो हमने एक किया है पौन घंटे में। अभी फास्ट करेंगे। प्रत्याहारों को सिद्ध कीजिए। तो यहाँ क्या है, एंग, तो ए ओ न, बस ये इतना सा होता है एंग। यम, तो ह य व र ट, तो उसमें से य से स्टार्ट करना है। य व र ट हटा दो, ल का ल। ठीक है, य म न न न म, ये हो गया ये वाला। फिर ज ब ग ड त श, ये हो गया जश। श स र र, ये हो गया शर प्रत्याहार। और ये इसमें ये इंक्लूडेड होता है क्या, जैसे ख फ छ ट त च ट त क प य छ स स र, ये होता है खर प्रत्याहार। फिर है प्रयत्नों का वर्णन। तो प्रयत्न, आस्य और प्रयत्नों में ध्यान ध्यान में रखना, आस्य 13 है, प्रयत्न 5 है। 5 प्रयत्न कौन से हैं, संव्रत, विव्रत, ईषद विव्रत। ठीक है, ये ऐसे करके 5 होते हैं। फिर है स्तोष चुनश्चु, सूत्र की उदाहरण सहित व्याख्या करो। तो स्तोष चुनश्चु में स और त वर्ग को श और त वर्ग हो जाता है। स श और त वर्ग परे होने पर। अब इसमें एग्जाम्पल कुछ भी याद आए जो लिख देना, जैसे मान लो शरत चंद्र, संधि होने के बाद हो जाएगा शरत चंद्र। ठीक है, फिर नियम निर्देश पूर्वक सिद्ध करना है। अब यहाँ नहीं लिखा हुआ कि विग्रह करना है या विच्छेद करना है, इसका मतलब इसमें कुछ भी निकल सकता है। जैसे ये नावक है तो नौ कह, ये क्या हुई, अयादि संधि। प्रत्येकम, तो प्रति एकम, अयादि संधि के अंदर एचो ए वायवा ऐसा सूत्र लिखना है। प्रति एकम, तो ये यण संधि हुई, तो यहाँ एको यण सूत्र लिखना है। ठीक है, फिर बसंत ऋतु, ये गुण संधि है। और उड़न रप्रह और आद गुण दोनों लिखना है इसके अंदर। ठीक है, बसंत ऋतु, क्यों, क्योंकि यहाँ अकार आदेश होता है और उसके बाद में र उड़न रप्रह से जुड़ता है, तो वो दोनों सूत्र लिखना है। ठीक है, महेश्वर। अभी ये जो शब्द है यहाँ कोई महा ईश्वर कर देगा, ये नहीं करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि महा ईश्वर से महेश्वर बनेगा, माहेश्वर नहीं बनेगा। माहेश्वर कैसे बनेगा, महेश्वर और अण प्रत्यय है, तो बन जाएगा माहेश्वर। ठीक है, पित्रा, तो ये है पितृ आज्ञा, इसमें सूत्र सेम लगेगा जो इसमें है, इको यण जी। यहाँ पर भी यण संधि हो रही है, रिकार को र हो जाएगा, तो र और त जुड़ के पित्र आ गया। फिर शब्द रूप, राम शब्द की षष्ठी, रामस्य रामेण रामाणाम, रमा शब्द की चतुर्थी, फल शब्द की तृतीया, बिल्कुल राम की तरह फलेन, फला, फलेभ्यः फलेभिः, फलैः, फलैः हो गए है ना, फलेभिः नहीं होगा, अकारांत में। फिर निम्नलिखित पदों में विग्रह करते हुए समास होता है। समास का उसमें, वरना सिद्ध करने वाले में अक्सर समास का भी आ जाता है। ठीक है, घृत पक्वन, घृतेन पक्वम। ठीक है, तृतीया तत्पुरुष हो गया। असाध्य, ठीक है, तो यहाँ नए साध्य, जो साध्य नहीं है, साध्य नास्ति। ठीक है, तो यहाँ नए ये होता है।
ठीक है, चक्रपाणी, जिसके हाथ में जिसके पानी में चक्र है वो, तो ये हो जाता है वो बहुव्रीहि समास। उपग्रहम, ये अव्यय भाव हो गया। शताब्दी, ये द्विगु हो गया। ठीक है, फिर अनुवाद करना है तो वाराणसी गंगा के पवित्र तट पर है। अनुवाद के अंदर ध्यान रखना, पवित्र तट पर कौन है? वाराणसी। तो वाराणसी आ जाएगा करता गंगा के। ठीक है, तो गंगा पवित्र तटे संपूर्णानंद विश्वविद्यालय संस्कृत अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्ध कौन है? संपूर्णानंद विश्वविद्यालय संस्कृतस्य अध्ययनेन प्रसिद्धः अस्ति। हमें गुरुओं की आज्ञा माननी चाहिए। तो वयम, हमको, वयम अस्मान गुरुओं की, गुरुणाम आज्ञाम मन्ये मही, यहाँ आ जाएगा मन्ये मही। क्यों? क्योंकि जो मानना धातु होती है ना, मान धातु, ये होती है आपने आत्मनेपद में चलती है। तो यहाँ क्या है? चाहिए, चाहिए अर्थ में हम विधि लोट लकार लगाते हैं, तो वो लोट लकार में क्या हो जाएगा? मन्ये मही। ठीक है, फिर है परिश्रम सफलता की कुंजी है। तो परिश्रमम सफलतायाम कुंजी, विद्या की शोभा वितरण में है। तो विद्यायाम शोभा वितरणम अस्ति, वितरणे अस्ति, वितरणे अस्ति। ठीक है, भू धातु का लिट लग, अभी जो लिट लकार है वो अभी वाले में है नहीं, लेकिन लिट लकार के बभूव इस तरह से रूप चलते हैं। ठीक है, कैसे चलते हैं? बभूवा, बभूवतु, बभूवुः, बभूविथा, बभूविथौ, बभूवा, बभूवा, बभूवि, बभूभिम। एक्चुअली में क्या है कि कुछ पेपर ना पुराने हैं। पुराने पेपर में क्या है ना, सिलेबस का थोड़ा लफड़ा होता है। 2013 से ये सिलेबस अभी वाला लागू हुआ, उससे पहले का कोई पेपर होगा तो उसमें अलग आएगा। ठीक है, अब यहाँ संधि करनी है सूत्र बताते हुए। ठीक है, जल उद्गम, गुण संधि हो रही है, आद गुणः, सूत्र लगेगा और शब्द बनेगा जलोद्गम। ठीक है, प्रति उपकार, प्रत्युपकार, कोई अर्जी, गुरु आस्था, गुरुवास्था, आस्था क्या होगी? यण, इको यणची, नई इका, नायिका, यहाँ पर भी एचो ये वाया, वने अत्र, वन, यहाँ पर भी एचो, तो इन दोनों में एचो ये वाया हुआ, यहाँ इको यणची और यहाँ आत्गुणा। शुद्ध करना है। छात्रा विद्यालय गच्छति, क्या गलती है इसमें? बहुवचन है और यहाँ गच्छति या एक वचन, तो यहाँ गच्छन्ति होना चाहिए। ठीक है, व्यायामः रोगा नश्यन्ति, अब व्यायाम एक वचन, रोगा नश्यन्ति किससे? से, तो यहाँ क्या है? एक प्रथमा नहीं लगाना है, यहाँ क्या लगाना है? ठीक है, रमा आचार्य संस्कृतम पढ़ती, तो यहाँ आचार्य नहीं होगा, यहाँ आचार्यात होगा। नियम पढ़ाया था मैंने कारक के समय कि जब आख्यातोपयोग हो, यानी जहाँ कोई विधि पूर्वक पढ़ाने का काम हो, तो जो पढ़ाने वाला होता है उसके अंदर पंचमी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर ज्ञान से बिना न शोभते, तो बिना के अर्थ में कभी भी ज्ञान से नहीं आएगा। पृथक, बिना, नाना, इन सबके साथ में द्वितीय, तृतीया, पंचमी तीनों आ सकते हैं। ज्ञानम बिना हो सकता है, ज्ञानीन बिना हो सकता है और ज्ञानात बिना हो सकता है। ठीक है, फिर कुंठी अधिवस्थिति, तो यहाँ जब अधि आ जाए ना, जब अधि आ जाता है ना तो प्रयोग नहीं होता, फिर है कर्म, तो वैकुंठम हो जाएगा। अगर यही वसति होता ना तो वैकुंठ हो जाता। ठीक है, फिर बड़े प्रश्न, मूर्ख पंडित की कथा उसका आशय प्रतिपादित कीजिए। तो मूर्ख पंडित की कथा क्या थी? वो 4 मूर्ख पंडित थे, नहीं 4 नहीं 3 थे, 4 दोस्त थे बचपन से, 3 तो पंडित थे। 4 मूर्ख पंडित थे, चारों के चारों काशी से विद्या करके आए। उन्होंने पढ़ने के अलावा कहीं ध्यान नहीं दिया। फिर अपने गुरुजी को बोला कि हम जाना चाहते हैं। गुरुजी ने दक्षिणा मांगी, उन्होंने दक्षिणा दे दी और रवाना हो गए। रवाना होते होते एक नगर में पहुंचे, वहां पर रास्ता नहीं मिल रहा था, आगे 2 रास्ते थे। उन 2 रास्तों पे एक महाजन के बेटे
का निधन हो गया था, तो वो उसकी शव यात्रा लेकर जा रहे थे। तो जहां से महाजन जाते हैं उस मार्ग पर जाना चाहिए। एक ने पुस्तक खोल के देखा, तो वो महाजनों के पीछे वहां चल दिए। वहां जाके वहां शमशान देखा, वहां पर एक गधा खड़ा था। तो दूसरे ने किताब खोली कि शमशान में जो मिलता है वही मित्र है, वही बंधु है। तो वो बंधु मिलके उसके गले मिलने लग गए। ठीक है। उसके बाद में एक ऊंट वहां से भाग रहा था। तो वहां तीसरे ने तो किताब खोली, बोला कि भाई जिसकी गति मंथर हो यानी तेज हो वह धर्म है। तो उससे उसने धर्म को बंधु से बांध देना चाहिए। चौथे ने किताब खोल के देखा, तो उसने उन गधे को ऊंट से बांध दिया। किसी ने जाके गधे के मालिक से शिकायत कर दी, तो वो डंडा लेके आया, लेकिन तब तक तीनों फुर हो गए। आगे जाके उनको किसी ने घर में बुलाया, किसमें, अपने अपने घर में खाने, नहीं, आगे जाके उनको नदी आई। नदी आई तो उसमें एक पत्ता तैरता हुआ आया, तो कि जो आएगा तैरता हुआ वही हमें तारेगा। इस तरह से एक की किताब में देखा और वो उस पत्ते पे कूद पड़ा और डूबने लग गया। तो उस डूबते हुए की दूसरे ने क्या पकड़ रखी, चोटी पकड़ ली और उसको काट के अपने साथ ले लिया और उसको जाने दिया। ये भी उसने इस किताब में पढ़ा। फिर उसके बाद वो तीनों के तीनों एक गांव में पहुंचे। वहां पर उनको अलग अलग लोगों ने अपने घर में खाने के लिए बुलाया, ब्राह्मणों को। तो सभी एक एक घर में गए। एक जगह सेवई बनी थी, तो दीर्घ सूत्रों जो दीर्घ सूत्री होता है उसका त्याग कर देना चाहिए, वो खाना छोड़ के उठ गया। एक जगह किसी को राब परोसी गई, तो कि जो फैला हुआ होता है वो अच्छा नहीं होता, इसलिए वो भी उठ गया। इस तरह से उन्होंने खाना नहीं खाया, निकल के आए। तो उनका क्या, हमारे लिए ये जगह अच्छा नहीं है, हम तो अपने गांव जाते हैं। ऐसे करके अपने गांव चले गए। इस तरह से ये कथा है मूर्ख पंडित कथा। तो ये पूरी की पूरी लिखनी है अपने शब्दों के अंदर। टिप्पणियां, अब यहाँ व्याकरण नहीं लिखी है, तो यहाँ कला के अंदर 7 कलाएं होती है। 7 कलाएं कौन कौन सी होती है, तो वो होती है श्लेष्मधरा, पित्तधरा, ठीक है, ये वाली। निद्रा, निद्रा के अंदर हम क्या लिखेंगे, तो निद्रा के अंदर कौन कौन से गुण दोष होते हैं, ठीक है, तम गुण, मानसिक और शारीरिक। दूसरा क्या लिखना है कि यदा च स्वपिति, नहीं है, यदा च मनसी क्लांते, ये वाला जो श्लोक है उसका अर्थ, ये इसकी टिप्पणी में आ जाएगा। मतलब कि जब मन क्लांत हो जाता है और इंद्रियां अपना विषय त्याग देती है, तब हम निद्रा के आवरण में चले जाते हैं। इस तरह से जो श्लोक का अर्थ है वो हमें इसमें टिप्पणी के रूप में लिखना है। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसमें है सुश्रुत संहिता के पदों की व्याख्या करिए। यहाँ साफ साफ लिखा है सुश्रुत संहिता क्या है। यहाँ संदर्भ की खास आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हाँ, हमें अपने लिखने के तरीके में कभी भी कमी नहीं रखनी चाहिए। तो पहला है अशितम खादितम पीदम लीडम गतम नृणाम तज्जिर्यति यदा कालम शोषितम पित्तति। जैसा अशित, खादित, पीत और लीड 4 प्रकार से कोष्ठगत जो जो अन्न है वह तज्जिर्यति यदा कालम शोषितम पित्तति। जैसा पित्त और तेजस के द्वारा शोषित होके वह हमें यथा काल तक जीवित रखता है। ठीक है। फिर है कृष्ण देहाश्रितम शुक्रम प्रसन्न मनसस्ता, पूरे शरीर में आश्रित रहता है शुक्र, जैसे ठीक है, जैसे गन्ने में रस रहता है उस तरह से। वो वाला एक श्लोक अलग, गन्ने में रस वाला। कृष्ण देहाश्रितम, देह में जो आश्रित शुक्र है वो प्रसन्न मन के होने पर, कब, जब स्त्री संपर्क में आते हैं उस टाइम हर्ष से उसकी वृद्धि होती है। ये शुक्र के प्रिय पुंडरीक सदृशम हृदय से आदतो मुखम पुंडरीक के, इसकी व्याख्या में भी थोड़ी देर पहले बता, जागृत तद्विकसिति स्वपतश्च निमिलति। यहाँ मिस्टेक्स नहीं है पेपर के अंदर। ठीक है। निम्नलिखित श्लोकों की संदर्भ व्याख्या करनी है, तो यहाँ संदर्भ भी बनाते हैं। आयु कामना धर्मा सुख साधनम आयु विद्या परमात्मा, इसका मैं बता चुकी। हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तम मानम चतुर्पयुक्तम आयुर्वेद उच्यते हिता हितम। हितकर, अहितकर, सुखकर और दुखकर, इस तरह से 4 प्रकार की अलग अलग तरह की हाथों आयु होती है, और इसका जो मान बताता है उसको हम आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है। शरीरम ही विना वायु समताम याति दारु भी वायु सुखम प्राण सुखम वायु सर्वम इदम जगत। ये वायु के बारे में जो वायु वाला चैप्टर है उसके अंदर इसका ये श्लोक मिलता है कि शरीरम बिना वायु के शरीर लकड़ी जैसा है। जैसे बिना जीवन की लकड़ी होती है ना, पेड़ की कटी हुई, वैसे। ठीक है। वायु ही प्राण है, मुख्य है वायु, वायु ही सारा जगत है। अब ये प्रत्याहारों को सिद्ध करना है, तो एक हाँ, ई गुण री री का, तो ये री और री, ये 4 वर्ण आते हैं इसके अंदर। यण तो हय वरट लण, तो य वर ल, ये यण प्रत्याहार में। चर में तो खप छट त च ट त, तो च ट क प। ठीक है। ये हो जाते हैं। प्रर्ग के प्रथम प्रथम अक्षर चर प्रत्याहार में आते हैं। शर में शास तीनों शकार। जश में झ भ य, जब गड़ दश, तो जब
हाँ, बीच में गढ़ दश भी आता है, गढ़। तो तीसरा और चौथा वर्ण वर्ग हो गए इस जश प्रत्याहार। उच्चारण स्थानों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो जैसे वहां प्रयत्न आए थे 5 प्रकार के, वैसे यहाँ पर उच्चारण स्थान लिखने वो जो 13 होते हैं, कौन कौन से? तो वो है कंठ, जीवा, है ना, वही अपने अकु कुह्यम कंठः, ऋतुरसानाम तालु, ऋतुरसानाम मूर्धा। तो कंठ, तालु, मूर्धा, ये सारे जो हमारे उच्चारण स्थान है। फिर एचो ए वायव सूत्र की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो यह किसका है? अयादि संधि का है। और एच प्रत्याहार, जिसमें 4 वर्ण आते हैं, ए, ओ, आई, अय वायाम में अय, अ, आय, आ, ऐसे करके जब इसकी प्रॉपर अच्छी तरह से व्याख्या करेंगे तो हो जाएगा अच्छा सा। नियम निर्देश पूर्वक सिद्ध करें। गुरुवे, अब ये उस समय का है जब वर्ड शब्दों की जो सिद्धि है वह भी पूछी जाती थी। आजकल सिद्धि नहीं पूछी जाती है, शायद मेरे हिसाब से ये पेपर पुराना आना चाहिए। कब का? ये पेपर है क्या? ये कुछ दूसरा पेपर है, प्रत्याहार स्टार्ट से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आजकल नहीं पूछे जाते, तो इसलिए गुरबे की ऐसे नहीं करी जाएगी। ठीक है, बाकी ये इसके विभक्ति वचन पता होने चाहिए। पावकः, पौवकः, अचोय वायवः, गणेश, गण, ईश, आद गुणा, दैत्यारि, दैत्य, अरि, अकाशवाणी दीर्घ, हरे, अव, लिंग पदांतादति। पदों का विग्रह करते हुए समास। निर्मलम, यानी कि जो मल से रहित है, मलम रहितम यस्यता, तो उसकी निर्मलम, यह विभाव समास हो गया। ज्ञान शून्य, ज्ञानीन शून्य, ये तत्पुरुष हो गया। अकृतज्ञ, ये हो गया नए समास, नए तत्पुरुष। फिर कुपुरुष, ठीक है, ये हो गया तत्पुरुष। फिर नहीं, कोई ये हो गया अव्ययी भाव। फिर त्रिफला, ये हो गया द्विगु। त्रयाणाम त्रीणि फलानि समाह। फिर तत् यथा वृष्मणानि विद्यन्ते समन्ततः भूमौ पंकोदकस्थानि यथा मासि विराजते। इसकी व्याख्या की, ये सुश्रुत का श्लोक है। जैसे पानी के अंदर कमल के ऐसे ऐसे पत्ते फैल के कैसे समाहित हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से पंकोदक स्थानानि, भूमि पंकोदक, यानी जहाँ कीचड़ है, ऐसी भूमि के अंदर जिस तरह से विष के मृणाल इधर उधर फैल के समान रूप से फैल जाते हैं, उसी तरह से होता है उसके अंदर सिराएं, यानी कि मसल्स के अंदर ब्लड है, उसी तरह से फैली हुई होती है, ये बताने की कोशिश। ठीक है, तो ये इसकी उपमा देते हुए, मतलब ये बताते हुए कि जिस तरह से ये फैला होता है उसी तरह से हमारे शरीर में ये मिलेगा। अभी संस्कृत में अनुवाद है। संस्कृत भारत की बहुमूल्य निधि है, तो संस्कृतः भारतस्य बहुमूल्य निधि। योगेश्वर को लड्डू अच्छे लगते हैं, तो योगेश्वर रुच्यार्थानां प्रियमाणा, तो ये तो हो गया रोचते। प्रिया तो हमारी हो गई रोचते, और रुचि अर्थानां प्रियमाणा, जो प्रियमान होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर चतुर्थी का प्रयोग करते हैं। तो जो लड्डू है मोदका,